ड्रू मैकिंटायर के ट्वीट्स को अप्रिशिएट करने के लिए अगर टैक्स लगना शुरू हो जाए तो आपको पता है वो पहला बंदा कौन होगा जो कि बैंकक्रप्ट होने वाला है। और इसीलिए मैं इतनी सीरियस बातें करता हूं, मजाक मेरे मुंह से ज्यादा अच्छा लगता नहीं है। पता नहीं कौन सा एक रैंडम ट्वीट उठाया ड्रू मैकिंटायर ने जहां पे ह्यूमन का जो ब्रेन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे वो बनता है, उस वाले ट्वीट को उन्होंने कोट किया और उस पर वो लिखते हैं अपना ट्वीट, कहते हैं ऑल ऑफ दिस जस्ट टू गो। वो मतलब वो कोडी रोड्स का वो वाला, वो जो कि वो अपनी एंट्रेंस पे करते हैं, कहते हैं हैव सम शेम कि तुम्हें इतना दिमाग, इतनी मेहनत लगती है दिमाग बनने में और तुम सिर्फ इतना सा काम करते हो। और ये तो छोड़ो, ड्रू मैकिंटायर ने एक और पोस्ट करी है जहां पे कोडी रोड्स की जो बस है उस पे वो क्या कर रहे हैं, ये हम इंडियंस को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मैं पहले सोच रहा था कि सही में मतलब वहां भी ऐसे होता है, लेकिन मैंने कहा अच्छा ठीक है, यही ड्रू मैकिंटायर के इसको कहने का मतलब है। और यहाँ पे कोई ये अपनी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, ये हम लोगों की रियलिटी है जो थोड़ी सैड भी है, बट जो भी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्रू मैकिंटायर ऐसे करके कोडी रोड्स का मजाक उड़ा रहे हैं। और अब उनका मैच होने वाला है जो कि 3 स्टेजेस ऑफ हेल होगा और उससे रिलेटेड भी एक बहुत ही मेजर चीज़ है मेरे पास आपको बताने के लिए इस वीडियो में। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 813 में। और सबसे पहले उस लिस्ट की बात करते हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद रैंक कर रहे हैं, कौन है टॉप 5 सुपरस्टार और कौन है मेंस डिवीजन में और वुमेन्स डिवीजन में। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो। मेंस डिवीजन की है जॉन सीना सबसे नंबर 1 सुपरस्टार है 2025 के, फिर 2025 बोला ना मैंने, नंबर 2 पर है गुंथर, नंबर 3 पर सीएम पंग, नंबर 4 पर डोमिनिक मिस्ट्रियो, नंबर 5 पर जे ऊसो। और वहीं वुमेन्स डिवीजन में ईओ स्काई है नंबर 1 सुपरस्टार, फिर बेकी लिंच, फिर स्टेफनी वकैर, फिर टिफनी स्ट्रैटन और उसके बाद नेओमी। आपका इस लिस्ट के बारे में क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और अब हम बात करते हैं रैंडी ओर्टन के बारे में, जो कि डेफिनेटली रैंडी ओर्टन के फैंस को बहुत ज़्यादा खुश करने वाली। लेकिन अब मुझे ये बताना है कि अभी 4 तारीख हो चुकी है आज और आपका नया साल कैसा जा रहा है। जो भी आपके साथ इन 4 दिनों में अच्छी चीज़ हुई है आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वॉइस नोट के साथ रिप्लाई करने वाला हूँ। तो रैंडी ओर्टन के बारे में क्या पता चला हमको कि शुरू के 15 घंटों के अंदर ही जो नंबर्स है काफ़ी अच्छे ड्रॉ किए हैं रैंडी ओर्टन के रिटर्न ने। 45 मिलियन से ज़्यादा इसके ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं। और एक चीज़ नोटिस करी गई है, वो एक जो ट्रांजिशन होता है रैंडी ओर्टन के सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में, यहाँ पे रैंडी ओर्टन कहते हैं आई एम गोना बस्ट माई एस दिस ईयर, ऐसे करके वो ये बता रहे हैं कि इस साल तो कड़ी मेहनत होने वाली है। और क्या सही में कड़ी मेहनत होने वाली है? जी हाँ, कड़ी मेहनत होने वाली है, क्योंकि सऊदी अरेबिया रॉयल रंबल के लिए जो मैच चैंपियनशिप के लिए प्लान किया जा रहा है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए प्लान किया जा रहा है, वो कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ओर्टन के बीच में है। अब ये सुनते ही आपको लगेगा भैया अभी 3 स्टेजेस ऑफ हेल का मैच है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का इसका मतलब ये है कि ड्रू मैकिंटायर एक बार फिर से टाइटल हारने वाले हैं। अभी देखो, जब तक सारी चीजें हो नहीं जाती मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि हाँ, क्योंकि मेरे को बड़ा मुश्किल लग रहा है वो 3 स्टेजेस ऑफ हेल वाला जो मैच है उसमें कोई भी एक साइड पिक करना है कि अच्छा ड्रू हार कैसे सकता है इतना कुछ करने के बाद। और कोडी रोड्स तो चैंपियन भैया है तो वो इतनी आसानी से हारते नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि सऊदी अरेबिया से शो हो रहा है, वहां पे इनको बड़े मैचेस चाहिए होते हैं, तो ये रैंडी ओर्टन को लेके आ गए। ये मेरे को, मैं बता नहीं सकता, ये सुन के मुझे कितना गुस्सा आ रहा है कि इतने टाइम तक रैंडी ओर्टन का कोई यूज हुआ नहीं और जैसे ही अब सऊदी अरेबिया का शो आया तो पता है भैया वहां तो डिमांड होती है ऐसी, तो एकदम से उन्होंने रैंडी ओर्टन को रेलिवेंट बनाने के लिए दिखा दिया है। और इतने टाइम तक तुम्हारे भेजे में तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा था, तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि रैंडी ओर्टन एक टॉप स्टार है, उसको लेके भी कब आए जब तुम एक दूसरी स्टोरी लाइन को बर्बाद और कर सकते हो जो कि ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स वाली है। तो ये लड्डू तो हाथ में पकड़ाया, लेकिन किस तरीके से पकड़ाया आप समझ रहे होगे। अब पता नहीं क्या डब्ल्यूडब्ल्यू लेके इसको चलेगी, क्या ऐसा हो सकता है कि कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ओर्टन का मैच तो हो जाए लेकिन उसमें चैंपियनशिप ना हो क्योंकि वो ड्रू मैकिंटायर जीत गए हो, लेकिन फिर इसका भी सेंस नहीं बनेगा कि रैंडी ओर्टन फिर कोडी रोड्स से लड़ेगा क्यों, वो तो इतने टाइम से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को देख रहा था। तो अच्छी चीजें हैं दोनों, लेकिन बहुत ही गलत टाइम पे क्लैश कर रही हैं और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि इतने टाइम तक ये रैंडी ओर्टन के बारे में कुछ सोच नहीं पाए और अब इनको सऊदी अरेबिया के शो में कुछ बड़ी चीज लेके आनी थी, तो फिर ये पता नहीं यार, यही सोच के फिर लगता है कि यार पहले वाला टाइम ही ठीक था, फिर तो वो जो भी उस समय की जो बकवास चीजें थी वो हम झेल लेंगे। लेकिन अब ये जो बड़ी बड़ी चीजों में ऐसी बकवासें हो जाती हैं फिर उसको लेके तो अजीब ही लगता है। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मैं इसको इससे लेके ज्यादा मूड खराब करूंगा नहीं, जो भी है डब्ल्यूडब्ल्यू जो करने वाली वो करेगी। दोनों ही रास्तों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो नजर आ रही हैं। देखो भैया, चैट गेबल वापस आने वाले हैं और कुछ जबरदस्त तरीके से ही वापस आने वाले हैं। ये उनकी लेटेस्ट जो जिम वीडियो है उसमें आप उनकी फिजिक देख सकते हो भाई, बहुत अच्छी डेफिनेशन, बहुत अच्छा साइज जो है कैरी कर रहे हैं चैट गेबल। वैसे वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी उसमें थे शेप में और अब ऐसा लग रहा है रिटर्न के लिए और अच्छी उन्होंने प्रिपरेशन कर दी है। और आप ये, अगर आपका ये सवाल है कि क्या चैट गेबल एल ग्रांडे अमेरिकानो बन के आने वाले हैं, तो देखो जो लुडविग काइजर है उनसे एल ग्रांडे अमेरिकानो वाला जो गिमिक है उसको लेने का कोई डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान नहीं है। तो अगर उनका प्लान नहीं है तो क्या रेगुलर चैट गेबल ही आने वाले हैं? तो देखते हैं फिर ये स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू आगे कैसे लेके जाएगी, क्योंकि
ये जो चैट गेबल है उनके जाने की वजह से लुडविग काइजर आए थे, तो अब क्या पता हो सकता है, मतलब कुछ भी प्लान कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू, बट स्टिल अभी प्लान ऐसा नहीं है कि लुडविग काइजर से उनका एल ग्रांडे अमेरिकानो वाला गिमिक छीना जाए, जो कि पॉसिबिलिटी ओपन करता है कि चैट गेबल ही बन के आएंगे। आजकल अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हो तो आपको पता है कि ग्रॉक की तरफ से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, लोग उनसे क्या क्या करवा रहे हैं, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें जो होनी नहीं चाहिए सोसाइटी में। तो एक बंदे ने, ये इससे रिलेटेड नहीं है, वो बात अलग थी, ये बात अलग है, तो एक बंदे ने ऐसे ग्रोक से पूछा कि जो वर्स्ट बुकर है उसको तुम यहाँ से हटा दो, तो उसने क्या किया, ट्रिपल एच को हटा दिया और टोनी खान को वहाँ पे रखा, और टोनी खान ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया। अब अगर ये सरकाजम में रिएक्ट किया टोनी खान ने तो सही है, वरना अगर वो सही में ऐसे मान रहे हैं कि अरे ग्रोक ने ट्रिपल एच को हटा दिया, मुझे रख दिया, तो ये थोड़ा फनी सा हो जाएगा, थोड़ा बचकाना हो जाएगा। बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि टोनी खान को भी पता है कि ये सिर्फ मजे लेने के लिए था। और एक फैन ने ना ये बोला कि AEW में होना चाहिए था एजे स्टाइल्स का आखिरी मैच और समोआ जोसन का मैच होना चाहिए था, ये एजे स्टाइल्स ने गलत कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू में रह के। भाई एजे स्टाइल्स ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया, और आप उनका ट्वीट देखो कैसे वो इस बात को डम बता रहा है जो कि इस फैन ने बोली है। यूजुअली सुपरस्टार से रिएक्ट करते नहीं है, लेकिन एजे स्टाइल्स ने कर दिया कि भैया मेरी मर्जी है, मैं जहाँ पे रेसल करना चाहूँ मैं वहाँ पे करूँगा। वैसे ऐसा लगता था कि एजे स्टाइल्स भी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी छोड़ के AEW में जा सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री NJPW वाली रही है, और NJPW के और ये इंडी के काफ़ी सुपरस्टार्स जो है AEW से थोड़े क्लोज में रहते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स ने वो चीज़ करी नहीं, और वो डब्ल्यूडब्ल्यू में ही अपना रिटायरमेंट मैच करेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना रिटायरमेंट टूर करेंगे, और डब्ल्यूडब्ल्यू में ही अपना आखिरी मैच करने वाले हैं। जिन तीनों बातों का एक ही मतलब बनता है। मैट कार्डोना के बारे में ऑफिशियली अब हमको कंफर्मेशन मिल गई है। कल वाली स्मैकडाउन की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि शायद ये वन ऑफ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं थी उसके बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब जैक राइडर मैट कार्डोना आए थे तो फिर वो वन ऑफ ही था। लेकिन अब ऑफिशियली जैक राइडर ने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और अब हमको उनको जैक राइडर बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैट कार्डोना के नाम के साथ ही उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन किया है। और ये पूरा ट्वीट आप देख सकते हो भाई, पूरी अपनी हिस्ट्री उन्होंने बता दी कि कैसे उनका गोल था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आए, और अब वो फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में वापस आ गए। अगर आपको नहीं पता तो चेल्सी ग्रीन इनकी रियल लाइफ में वाइफ हैं, तो फिर उनके भी ट्वीट्स आते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे, काफ़ी होलसम सा माहौल बना हुआ है मैट कार्डोना के लिए कि अब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ गए हैं। और जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पे मैट कार्डोना की फोटो भी पोस्ट की है, तो थोड़ा अच्छा सा ही माहौल हो गया मैट कार्डोना के लिए। वैसे लोगों ने ना मैट कार्डोना के ऊपर ये वाला टैग भी लगाया हुआ था कि ये तो बड़ा ही क्राई बेबी किस्म का आदमी है, इसको डब्ल्यूडब्ल्यू में आना ही है किसी भी तरीके से, उसको बस रेलिवेंट होना होता है। बट ठीक है भाई, अगर मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू सबसे अल्टीमेट चीज़ है भाई प्रोफेशनल रेसलिंग में, तो अगर उसके लिए थोड़ा बहुत ऐसे रोना धोना कर भी दिया तो चलता है। वो अब बंदा वापस आ गया कंपनी में, जो कि बताता है कि कंपनी मैट कार्डोना में वैल्यू देखती है। लेकिन वो चीज़ और क्लियर तब पता चलेगी जब हमको मैट कार्डोना को स्टोर लाइन कैसे मिलती है, उसके ऊपर थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको नहीं पता तो 3 हफ्ते में होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू का सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। मैंने आपको, अगर आप चैनल पर एक्टिव चैट रहे हो तो आपको बताया था कि रॉयल रंबल से 1 हफ्ते पहले डब्ल्यूडब्ल्यू एक बार फिर से SNME करवाने वाली है, जिसके बारे में अब तक किसी ने कुछ भी बात नहीं करी है, ना ऐसा आइडिया लग रहा है, हिंट लग रहा है कि वहाँ पे जो मैचेस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। काफ़ी बुरा सा रिकॉर्ड है SNME का, कभी ऐसा लगता है भाई बहुत कुछ है, कभी लगता है कि कुछ भी नहीं है, फिर लगता है बहुत कुछ है, ऐसे ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू शायद SNME को बस ऐसे देखते हैं कि ठीक है PLEs के बीच में अगर बहुत ज़्यादा गैप है, और उधर जो उनकी वो NBC के साथ डील हुई है जो कि शायद अब उनसे भी निकल गई है या किसी और में उन्होंने स्विच कर लिया था, तो सिर्फ उनको सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ भैया तुम्हें हम 2-4 महीने में एक आध शो दे देंगे और तुम खुश रहना, फिर बस यही है, फिर इसका मतलब ये समझो। तो क्रिस जेरिको के बारे में अब तक हमने यही सुना था, और मैंने भी आपको अपनी वीडियोस में यही बताया है कि जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है 5 जनवरी का अगला वाला, वहां पे क्रिस जेरिको आने वाले हैं। लेकिन अब रिपोर्ट इसके बिल्कुल ही उलट आ चुकी है, जो कि जोनाथन कोचमैन की तरफ से है, जो कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में रह चुके हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कमेंट्री भी करी थी। वो ये कहते हैं कि क्रिस जेरिको मंडे नाइट रॉ पर नहीं होंगे, एक पूरे ही डिफरेंट कैरेक्टर के साथ, एक अट्रैक्शन टाइप के कैरेक्टर में निकल के आएंगे क्रिस जेरिको, और वो आपको दिखेंगे डायरेक्ट सऊदी अरेबिया की रॉयल रंबल में। अभी देखो मेरे को नहीं पता ये क्या सच है, या फिर क्योंकि इनकी तरफ से हमने ऐसे ज़्यादा इनसाइड सोर्सेज सुने नहीं है, लेकिन इस बात के ऊपर भी थोड़ा बहुत तो ऐसे बिलीव कर सकते हैं, सिर्फ ये सोच के कि शायद हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अगर क्रिस जेरिको का इतने साल बाद रिटर्न करेगी तो उनको लगेगा भैया किसी बड़ी जगह पर करते हैं, और वैसे भी उनको काफ़ी सारे जो बॉक्सेस हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से जो आते हैं उसको चेक करना होता है, तो मे भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और वैसे देखा जाए तो अगर जनवरी महीने में ही रॉयल रंबल है और जनवरी में ही कोई बड़ा रिटर्न करना है, तो शायद फिर रॉयल रंबल वो एक बेटर जगह हो सकती है। बट आप दोनों ही लेके चलो और अच्छा
अच्छा है, ठीक है, अगर हमको कंफर्मेशन नहीं पता तो मंडे नाइट रॉ में अगर क्रिस जेरिको आते हैं तो फिर उसको लेके थोड़ी वो एक सरप्राइज वाला जो एलिमेंट है वो भी रहेगा, क्योंकि पता नहीं होता जब कि कौन कहाँ आने वाला है, तो वो एक जो सरप्राइज फैक्टर है ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़्यादा फील हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में, क्योंकि ऐसे हमको ये चुगलियाँ वाली चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। तो विंस मैकमैन WWE कंपनी में वापस आ सकते हैं, और कैसे विंस मैकमैन को लेके WWE के ही अंदर के लोगों ने पागल बनाया था सामने वाली पार्टी का। तो हुआ क्या, सबसे अगर आपको विंस मैकमैन का पूरा ये सिनेरियो पता है तो पहले कैसे उनका WWE कंपनी से वो जा रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद फिर वो कंपनी के चेयरमैन थे, उनके जो स्टेक्स है वो भी कंपनी में बहुत ज़्यादा थे, तो स्टिल ये था कि क्या वो क्रिएटिवली चीज़ों को चला रहे हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि रेसलमेनिया 39 की जो बुकिंग है वो विंस मैकमैन के हाथ से ही गई थी। तो अब ये बात जोनाथन कोचमैन ने बताई है, अगेन उनकी तरफ से आई है ये चीज़। वो ये कहते हैं कि कैसे WWE के जो अंदर के लोग ऐसे स्टेफनी मैकमैन, ट्रिपल एच, इन्होंने अगेंस्ट में विंस मैकमैन के वो अपना वोट दिया था कि नहीं इसको वापस नहीं आना चाहिए, सिर्फ शेयर होल्डर्स को धोखे में रखने के लिए कि देखो भैया हम तो नहीं चाहते कि विंस मैकमैन आए, लेकिन अपना कार्ड प्ले करके विंस मैकमैन कंपनी में वापस आते ही आते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने शेयर होल्डर्स को गलत दिखाई थी, और शेयर होल्डर्स का एक केस भी चल रहा है, वो मैंने आपको बताया था कि कैसे उनके साथ जो है सही नहीं हुआ है। कंपनी को सिर्फ एस फेवर में बेचा गया, ना कि कंपनी की वैल्यू, मतलब ऐसे इन्होंने यारी दोस्ती में कंपनी बेच दी, ना कि शेयर होल्डर्स का ज़्यादा उसमें से देख के। और भाई अगर शेयर होल्डर्स के पैसे उसमें लगे तो उनका भी इनपुट होना चाहिए था। तो ऐसे करके फिर उन्होंने बोला कि भैया ये तो हमारे साथ ज्यादती हो गई कि हम कंपनी होल्ड करते हैं, और अब कैसे विंस मैकमैन वापस भी आ सकते हैं। तो अभी कहना ये है कि शायद ये जो केस चल रहा है ना विंस मैकमैन का, एक बार जब पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, इमेज बिल्कुल सही हो जाती है, तो विंस मैकमैन का कभी, जब वो पहली बार भी कंपनी से गए थे, उन्होंने रिटायर हो गए ऐसा ट्वीट किया था, उनका कभी प्लान था ही नहीं WWE से हमेशा के लिए जाने का। उनका बस ये प्लान था वापस जाके वापस आने का। तो अगर ये चीज फिर एक बार विंस मैकमैन के लिए क्लियर हो जाती है तो विंस मैकमैन WWE कंपनी में दोबारा वापस आ भी सकते हैं। और इस चीज से WWE में अभी के लोगों को कितनी प्रॉब्लम होगी वो शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि जब ये स्टेफनी मैकमैन, ट्रिपल एच, इन सारे लोगों ने, निक खान ने विंस के अगेंस्ट वोट भी किया था, तो क्या ये सही में अगेंस्ट कहने पे थे या ये अगेंस्ट थे भी? क्योंकि जितना मुझे लगता है कि अगर विंस मैकमैन वापस आएंगे भाई, वो हर किसी की हालत फिर टाइट कर देंगे, उसके बाद ये जो बहुत सारी चीज़ें करते हैं इनको करने को मिलेंगी नहीं। बट जो भी है तो फ्यूचर की बात है, और भाई ये तो बहुत डर्टी चीज़ है जब आप कोर्ट केसेस की बात करते हो, विंस मैकमैन की बात करते हो। यहाँ पे उनकी स्टोर लाइन को बुक करने की बात नहीं हो रही, उनके रियल लाइफ के गलत कामों की बात हो रही है। तो जो भी है ये तो जैसे भी आगे केस चलेगा वो हमको पता चलेगा। बट इंटरेस्टिंग है कैसे हर कोई बंदा किसी के साथ कोई ना कोई खेल खेल रहा है, लेकिन असली दिमाग में वो उस इंसान के बारे में क्या सोचता है वो भी सच नहीं है, क्योंकि वो भी अपने आप में खेल ही है। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मैच के बारे में जिसकी एक्साइटमेंट तो बहुत टाइम से हुई पड़ी है फैंस को, लेकिन वो मैच हो नहीं रहा। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रोमन रेंस वर्सेस रॉक के मैच की, क्योंकि इनकी ब्लड लाइन स्टोरी भी हमने बहुत ज़्यादा देखी थी, लेकिन उसको WWE आगे नहीं बढ़ा पाई अलग अलग रीजंस की वजह से। तो अब हमने बहुत बार बात करी कि रेसलमेनिया 43 जो है सऊदी अरेबिया में होने वाली है, तो वहां पे चांस है कि ये मैच हो जाए। अब एक्चुअल रिपोर्ट आई है इसके बारे में कि एक ऑफर रॉक के पास ऑलरेडी दिया जा चुका है उनका रेसलिंग मैच करने के लिए एट रेसलमेनिया। और जब ये रेसलमेनिया में मैच करने की बात हो रही है तो ये सिर्फ अगेंस्ट में बात हो रही है रोमन रेंस के, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि हेजिटेशन भी है इस सारे सिनेरियो के अंदर, क्योंकि फिर चांसेस काफी ज्यादा हैं कि वो रॉक का आखिरी WWE का मैच होगा और वो उनका रिटायरमेंट मैच भी होने वाला है। तो इससे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि शायद फिर रॉक ऐसे देख रहे हैं कि अच्छा सऊदी अरेबिया से मेरा लास्ट मैच होगा, क्योंकि फिर भी ऐसा कई बार कंसिडर कर लिया जाता है कि ओके ठीक है वहां पे तो काफी मनी इन्वॉल्व है, इस वजह से वो चीज हो रही है, स्टोरी लाइन फिर थोड़ी अलग हो जाती है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हाँ वो वहां पे जैसा अंडरटेकर और जो हमने वो सुपरस्टार्स पुराने वाले वापस आते हुए देखे थे। बट अगर सऊदी अरेबिया ने ऑफर किया है तो इनको अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, इनको पैसे अच्छे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि इतने टाइम से जो हम बात कर रहे हैं वो ट्रू साबित हो सकती है। बट ये इस साल की नहीं, ये अगले साल की रेसलमेनिया की बात हो रही है, और फिर हमारा वो जो ड्रीम मैच है रोमन रेंस वर्सेस रॉक वो हो जाएगा। कुछ भी कर लो, बस इसके पीछे अगर आपने अच्छी स्टोरी रख दी तो बेस्ट है सऊदी अरेबिया की रेसलमेनिया से भी रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच करवाना। और जाते जाते एक बड़ी वियर्ड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, तो मिस्टर बीस्ट अपना ये चैलेंजेस वीडियोस करते रहते हैं, तो उसमें उन्होंने 30 सेलिब्रिटीज़ को फीचर किया है, और इसमें निकी बेला और ब्री बेला भी होने वाली हैं। ये वियर्ड नहीं है, वियर्ड ये है कि उस वीडियो में कैरी मिनाटी भी है, तो ये अलग ही यूनिवर्स सा क्रिएट हो रहा है कि कैरी मिनाटी उस वीडियो में है जहाँ पे निकी बेला और ब्री बेला भी है। मतलब मुझे सुन के थोड़ा सा अलग सा लगा है, फोटो में भी आप देख सकते हो, तो आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना। आपके साथ इन 4 दिनों में अच्छी न्यू ईयर पे क्या चीज़ें वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अच्छी बात है, थोड़ी पॉजिटिविटी बढ़ा लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और WWE से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।